सभी को गुड इवनिंग। मैं आयुष दादिच एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3rd नंबर के टेस्ट को, जो कि कल ही डिस्कस होना था, परंतु मेरे खुद के निजी काम थे, इस वजह से मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं करवा सका और आज हम इसका वीडियो सॉल्यूशन करते हैं। तो एक बार सभी को निवेदन करता हूं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इस टेस्ट सीरीज़ को शेयर भी ज़रूर करें। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ये नदियों के नाम हैं कुन्नू, कुराल, चाकण। ठीक है, कुन्नू, कुराल, चाकण किस नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको पता होगा वैसे तो, और बहुतों ने सही भी किया है। इसका सही आंसर है चंबल नदी। चंबल नदी की इसके अलावा और भी कई सारी नदियां हैं जो सहायक होती हैं, जैसे ब्राह्मणी हुई, काली सिंध हुई, पार्वती हुई, मेज हुई, बनास हुई, है ना। और कुन्नू, कुराल, चाकण मैंने लिखा ही हुआ है। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। अगर आप याद रख सकते हो कि चंबल की कौन कौन सी जो है नदियाँ सहायक हैं, पार्वती व काली, मेज बनी, कुक्कू, डाकण, ये इसकी एक ट्रिक है। अगर आप याद रख सकते हो तो याद रख लेना, ठीक है। इसी के साथ मैं अगले प्रश्न पर चलूँगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में से सत्य कथन नहीं है। हमको क्या बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन यहाँ पर कौन सा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपके डॉक्टर जो दशरथ शर्मा थे, इन्होंने चौहानों को जो है बिजोलिया लेख के आधार पर, शिलालेख जो था उसके अनुसार इन्होंने क्या माना था? ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना था। ठीक है, अगला जो है आपका कर्नल जेम्स टोड चौहानों को विदेशी मध्य एशिया से आया हुआ माना। बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासों में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया। बिल्कुल नहीं, यानी कि पहला आंसर सही था आपका, क्योंकि पृथ्वीराज रासों में जो है चौहानों को बताया था सूर्यवंशी। क्या बताया था? सूर्यवंशी बताया था। और किस किस शासकों को उन्होंने सूर्यवंशी बताया था? आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। किस किस को उन्होंने सूर्यवंशी बताया था पृथ्वीराज रासों में? माउंट आबू पर जो यज्ञ हुआ था, गुरु वशिष्ठ ने जो यज्ञ किया था, उसमें से जो है 4 संतानें उत्पन्न हुई। बहुत सा बड़ी कहानी है, खैर इस पे हम नहीं जाएंगे। हम अगले प्रश्न पर जाते हैं फिलहाल, क्योंकि वक्त का भी अभाव होता है और हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हमारा अच्छा सा प्रश्न था, निम्न में से किसने अजय प्रिय दम्भ के नाम से चांदी के सिक्के जो थे किस शासक ने चलाए थे? जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग भी बताने का प्रयास करेंगे। और इसका सही आंसर क्या होगा? क्या अजय राज थे वो? क्या वो अजय पाल थे, या अजय राज थे, या अरुण राज थे, या फिर वो अरुणो राज थे? तो मेरे प्यारे साथियों, जो थे वो कौन थे? आप एक बार जल्दी से उनका नाम बताएंगे। वो थे आपके अजय राज जी। कौन थे? अजय राज जी थे। जो इनका शासनकाल रहा लगभग 1105 से लेकर 1133 तक इनका शासनकाल रहा, ठीक है। इसके शासनकाल के दौरान क्या हुआ था? इन्होंने उज्जैन पर भी आक्रमण किया और यहाँ के एक प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे नरवमन, जिनको भी इन्होंने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और इसके बाद इन्होंने जो है आपका लगभग 1113 ईस्वी में इन्होंने आपका जो है अजमेर शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया? अजमेर शहर बसाया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ साझा करते हुए चलता हूँ ताकि आपका रिवीजन एक क्विक तरीके से हो जाए। और इन्होंने जो है अजय प्रिय दम्भ नामक या अजय देव नामक चांदी के सिक्के भी इन्होंने चलाए थे, ठीक है साथियों। कौन से सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए थे। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस शासक ने सरस्वती कंठाभरण सरस्वती पाठशाला का निर्माण करवाया? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका निर्माण किसने करवाया था मेरे प्यारे साथियों? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। इन्हीं ने जो है इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। इस संस्कृत पाठशाला को ही जो था आपके इस
इसी संस्कृत पाठशाला का जो हो तुड़वाकर इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवा दिया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा ऐबक ने इसे बनवा दिया था। किसने बनवा दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवा दिया था। और इसी जगह पर आज भी 2.5 दिन का पंजाबी शाह बाबा का उर्स लगता है। किसका उर्स लगता है? पंजाब ए शाह बाबा का उर्स लगता है। पंजाब ए शाह बाबा का क्या लगता है? उर्स लगता है। इसी 2.5 दिन के झोंपड़े पर आज भी 2.5 दिन का उर्स लगता है पंजाब ए शाह बाबा का। और इन्हीं विग्रह राज चतुर्थ को जो है हरिकेली नाटक जो है उसका रचयिता माना जाता है। क्या माना जाता है? हरिकेली नाटक का रचयिता माना जाता है। देखो, वीडियो सॉल्यूशन देखने से काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है। ओनली टेस्ट देख के बैठने से फ़ायदा नहीं होता है। टेस्ट में बहुत सारी गलतियां होती है, जो आप क्वेश्चंस छोड़ देते हो उनको भी आपको सोल्व करना चाहिए। वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहिए वैसे, अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न था, निम्न में से किस शासक की पत्नी थी जो 1000 दीपक अपने इष्ट देवता भगवान शिव को पुष्कर में जलाया करती थी? और इस शासक को अपनी पत्नी की वजह से ज़्यादातर जानते थे लोग, और इनकी पत्नी का नाम हुआ करता था आत्मप्रभा। क्या नाम था? आत्मप्रभा नाम था, जो कि शिव की पूजा किया करती थी आत्मप्रभा। और अपने भगवान शिव के आगे वह 1000 दीपक रोजाना जलाया करती थी। आज की बीवी को बोल दो 2 दीपक जलाओ में जोर आ जाए वाना है। ठीक है, तो 1000 दीपक जलाना एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। और इन्हें इसी कारण रुद्राणी के नाम से जाना जाता था। इन्हीं आत्मप्रभा को इसी कारण किस नाम से जाना जाता था? रुद्राणी के नाम से जाना जाता था। और यही रुद्राणी यौगिक क्रियाओं की भी जानकार थी। किसकी जानकार थी? यौगिक क्रियाओं की भी जानकार थी। ठीक है, ये चीज़ें तीनों इनके बारे में याद रख सकते हो तो रखना। क्रियाओं की भी जानकार थी। और इनके हस्बैंड का नाम पूछा था मैंने यहाँ पे, किस शासक की पत्नी थी ये? तो यह जो थी आपकी किसकी पत्नी थी? चंदन राज जी की पत्नी थी। और ये चंदन राज जी कौन थे? ये चंदन राज जी जो गुवक सेकंड राजा हुआ था उसके पुत्र थे। ठीक है, अगली बात करते हैं, निम्न में से किस शासक ने महमूद गजनवी के साथ संघर्ष किया था और वेरी घट्ट की उपाधि धारण की? महमूद गजनवी के साथ किस चौहान शासक ने जो है संघर्ष किया और वेरी घट्ट की उपाधि धारण की? तो वो आपके गोविंद राज द्वितीय थे। ये तो सीधा सा प्रश्न था वैसे। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का क्या नाम था? उड़न दस्ता, चेतक, नाट्यरंभा या फिर नागशेषा? तो मैंने पूछा था पृथ्वीराज तृतीय का घोड़ा जो था वो नाट्यरंभा हुआ करता था। चेतक किसका घोड़ा था? वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। किसका घोड़ा था? प्रताप का घोड़ा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, चौहान चालुक्य संघर्ष के संबंध में सत्य कथन नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न था। नजर हटी दुर्घटना घटी। क्या नजर हटी दुर्घटना घटी या आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है? इस वजह से मैं इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेकर आता हूं। और यह बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चौहान चालुक्य संघर्ष की अगर हम बात करें तो चौहान चालुक्य संघर्ष के अंतर्गत चालुक्य शासक हुआ करता था मूलराज, और पृथ्वीराज था हमारा चौहान शासक। यानी कि जो 2 कथन थे बिल्कुल सही थे। और हमने पूछा था सत्य नहीं पूछा था। और जो तीसरा पॉइंट था यहाँ पर कि राजकुमारी संयोगिता से विवाह के संदर्भ में युद्ध हुआ था, तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ राजकुमारी इच्छिनी हुआ करती थी। कौन सी राजकुमारी थी? इच्छिनी के चक्कर में रोड़े हुए भैया। इच्छिनी को बोला पृथ्वीराज मेरे सागे संग ब्याह करे तो मैं इन्हें भगार ले जाऊं। लो, तो इधर से वो आया कि नहीं मैं तो मेरे रहेगी भैया, ये तो अपने तो दोनों दोस्ती खत्म, खर्चा अपना अपना, लड़ाई शुरू। ठीक है, दोनों लड़े और युद्ध में जो है मूलराज की पराजय हुई और इच्छिनी से विवाह किसने कर लिया? आपके पृथ्वीराज ने। अब बात करते हैं संयोगिता भी तो सर उनकी पत्नी थी, बिल्कुल उन्हीं की पत्नी थी। परंतु ये जो क्या था कि कन्नौज के गढ़वाल राजा थे जयचंद जी, उनकी पुत्री हुआ करती थी आपकी संयोगिता। तो संयोगिता को भगा के ले गए कौन?
उठा के लगे पृथ्वीराज जी, मेरे मन भाई मैं तेनों उठा ले जाऊंगा, है ना, तुझे मैं डोली में। पिताजी देखते रह गए बेचारे। तो प्रॉब्लम सी क्रिएट हो गई और इनके बीच के संबंध यहाँ पे खराब हो जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। काफ़ी सारी मजाक हो गई हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तराइन का मैदान कहाँ पर आता है? तो थोड़ा सा ध्यान दें, यह राजस्थान में नहीं हरियाणा में है और इसी में 2 युद्ध हुए थे, तराइन प्रथम और तराइन सेकंड। बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। हमीर महाकाव्य बोलता है कि 7 बार युद्ध हुआ था, जो गौरी को 7 बार हराया गया था, मतलब इस युद्ध में। तो इतना बार तो युद्ध ही नहीं हुए। और रासो जी जो है, पृथ्वीराज रासो में बोलते हैं कि गौरी को 21 बार हराया, जबकि 2 ही युद्ध हुए थे, तराइन प्रथम और तराइन सेकंड। तराइन प्रथम में जो है मोहम्मद गौरी की हार हुई, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। और तराइन सेकंड जो हुआ था उसमें कौन? मोहम्मद गौरी जीत जाता है, जो कि 1192 में हुआ होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मुस्लिम संत जो है ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में है? तो वो पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण सा हो जाता है, बहुत बार पूछ लिया गया है एग्जाम्स में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। चौहान शाकंभरी माता की पूजन किया करते थे। बिल्कुल सही बात है, चौहान जो है शाकंभरी माता की पूजन किया करते थे। इनकी कुल देवी के रूप में ये इनकी पूजा किया करते थे। ठीक है, अगली लाइन हमारी कह रही है कि जो है आपकी चौहान प्रतिहार जो है चौहानों के सामंत थे। यह बात गलत थी, क्योंकि चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। और इस सामंती प्रथा को किसने समाप्त कर दिया? सिंहराज प्रथम ने। किसने समाप्त किया था इस सामंती प्रथा को? सिंहराज प्रथम ने समाप्त किया था। किसने किया था? सिंहराज प्रथम ने इसे समाप्त किया। और यहाँ पर प्रतिहार चौहानों के नहीं, जबकि चौहान जो थे वो प्रतिहारों के सामंत थे। चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। क्या थे? चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। और इस सामंत प्रथा को 1944 में, कब? 1944 में सिंहराज प्रथम ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, इसकी अधीनता प्रतिहारों की जो चौहानों पर थी वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरणोराज ने किस नदी को रोककर किस झील का निर्माण करवाया? बाणगंगा नदी को रोककर पिछोला झील का निर्माण नहीं करवाया। सिमना महा उधर पहुंच गई। सिमना माता तो मंदसौर जिले में नहीं आएगी। चंद्रा नदी को रोककर आना सागर झील का निर्माण इन्होंने करवाया। चंद्रा नदी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया। इसी झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग लगाया, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान कहा जाता है। कौन सी झील के किनारे लगाया दौलत बाग जहांगीर ने? आना सागर झील के किनारे, और जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और एक और बात मैं बता दूं, इसी उद्यान में असमत बेगम हुआ करती थी। एक बेगम हुआ करती थी असमत बेगम। उसने इस उद्यान में इत्र का आविष्कार किया था। इत्र का आविष्कार असमत बेगम ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सत्य हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 में भंडाणकों का दमन किया। बिल्कुल सही बात है। और पृथ्वीराज तृतीय ने चंदेलों पर भी है जो 1182 में विजय प्राप्त किए, यानी कि दोनों ही कथन सही है। यहाँ पर दोनों ही कथन क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत सारी बातें होती है इतिहास में, परंतु हर चीज़ को एक एक बात को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि समय अपना जवाब दे जाता है। ठीक है ना, तो आप खुद समझदार हो। वैसे तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हारने का क्या कारण था? गौरी के हार के पश्चात मोहम्मद गौरी और उसकी सेना को वापस जीवित जाने देना। बिल्कुल सही बात ही है। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? जब वो सेना वापस लौट रही थी तो उनका पीछा करके उसकी हत्या नहीं की थी, और उनको ठीक है यार जाने दो। और जाने के बाद उन्होंने क्या किया? ठीक है मौज कर दी। अपन तो मौज करने लग गए और भूल गए कि अपना कोई शत्रु भी है या फिर कोई मोहम्मद गौरी नाम की कोई चीज़ भी है। तो इसका बहुत ही करारा जवाब जो है इसकी सेना को वापस से भुगतना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान को खुद को, पृथ्वीराज का अपने चारों ओर के राजाओं को अपना शत्रु बना लेना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये क्या है? संयोगिता और इच्छिने के कारण सारी जगह क्या हो गया? बदनाम हो गया, क्योंकि एक की पुत्री को हर लाया और एक की जो है दोस्ती खराब कर ली उससे, मूलराज से, कि यार मैं तो मैं परनूं भाई, इच्छिनी को तेरे को ना प्रण दूं, है ना। तब वो भी क्या करता? वो इसका साथ थोड़ी देगा। हाँ,
तो जब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती ना, तो फिर उसने भी इसका साथ नहीं दिया, तो फिर क्या। और फिर गौरी ने कुशल नीति बनाई युद्ध की, उसने अपने आसपास सेना इकट्ठी करना शुरू कर दिया, वो बैठा नहीं इसकी तरह, आराम नहीं किया पृथ्वीराज चौहान की तरह, यानी कि दोनों सभी कारण सही है यहाँ पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी के दाएं किनारे से मिलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर था। बनास नदी के दाएं किनारे से कौन सी नदी मिलती है? कोठारी, मानसी, मोरेल या फिर बेड़च? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हो सकता है आपके एग्जाम में भी है, देखने को मिल सकता है। बाकी सारी जो नदियां हैं बाएं किनारे से मिलती हैं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड बाएं किनारे से बाकी सारी नदियां मिलती हैं। और वो कौन कौन सी है? एक खारी है, ठीक है ना, कोठारी है, मानसी है, डाई है, मोरेल है, ठीक है ना। खारी, कोठारी, मानसी, डाई, मोरेल, खारी, कोठारी, मानसी, डाई, मोरेल मिलती हैं बाएं किनारे से, और एक अकेली बेड़च बिचारी मिलती है दाएं किनारे से। क्या मिलती हैं? दाएं किनारे से बेड़च मिलती है, बिचारी होती हैं, अकेली मिलती है, ठीक है। बेड़च नदी के संबंध में सत्य कथन है। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने पर इसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो है आपके उदयपुर में हैं, और जैसे ही ये यहाँ से निकलती है, इसे आयड़ नदी से जो है इसको आयड़ के नाम से इसे जाना जाता है। और इसी के किनारे आयड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता भी मिलती हैं, और उदय सागर झील के ये फिर उदय सागर झील में जाती हैं, और फिर जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है इसे बेड़च के नाम से जाना जाता है, यानी कि दोनों ही कथन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी पर बना हुआ है। सॉरी, प्रश्न पढ़ते हैं पहले प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। सत्य कथन पूछा था, मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी पर बना है, बिल्कुल सही बात है। भीमलत जलप्रपात बनास नदी पर बना है, बिल्कुल गलत बात है। दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही है। दोनों कथन भी यहाँ पर गलत नहीं है, क्योंकि मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी पर बना है, और भीमलत जलप्रपात आपकी मांगली नदी पर बना है। ये हमारे आसपास ही है मांगली नदी। कभी भीमलत जलप्रपात देखने आओ तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर मैं यहाँ रहा तो ठीक है, अगर मैं नहीं रहा हूँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। ठीक है, ये क्या है? जवाई, सगाई, लीलड़ी, मिठड़ी, बाड़ी गुइया, सुकड़ी आदि किससे संबंधित हैं? विवाह के पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम से बिल्कुल नहीं। विवाह के पश्चात प्रस्तावित कार्यक्रम बिल्कुल नहीं। लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। क्या है? लूनी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? जवाई, सगाई, लीलड़ी, मिठड़ी, बाड़ी गुइया, सुकड़ी आदि, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें। पांचना बांध से संबंधित नहीं है। पांचना बांध से क्या संबंधित नहीं है? इनमें से जल्दी से आप लोग बताएंगे मुझे, पांचना बांध से कौन सा जो है यहाँ पे संबंधित नहीं है? माची, अट्टा, बेसावर, भद्रावती, सीप, इनमें से आपको बताना है कि कौन जो है इनमें से पांचना बांध से संबंधित नहीं है। क्या पांचना बांध से संबंधित कौन नहीं है इनमें से? आप लोग मुझे ये बताओगे, जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पे आएगा सीप आएगा। क्या आएगा? सीप आएगा। माची, अट्टा, बेसावर, भद्रावती ये सब हैं। और एक और कौन सी है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। एक और कौन सी है मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं आपको। एक और कौन सी नदी है जिसके मिलने से क्या बनता है? आपका पांचना बांध बनता है। वो आपको कमेंट करनी है। क्या करनी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। और सेशन कैसा लग रहा है आपको, यह भी साथ में क्या करना है? आपको कमेंट करना है। आपको क्या करना है? कमेंट करना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में कौन सा त्रिवेणी संगम है? ये आपको बताना है। किन नदियों का त्रिवेणी संगम जो है आपका बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है? जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। एक बार, कौन सा जो है आपके बेणेश्वर धाम जो है डूंगरपुर में जो है त्रिवेणी संगम किन नदियों का बना हुआ है? तो सोम, माही, जाखम नदियों का बिल्कुल सही है। और सोम, कमला, अंबा क्या है? यह आप लोग मेरे को बताएंगे क्या है। इसके बारे में आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में करना है। क्या है यह सोम, कमला, अंबा, है ना। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि आपने इतना पढ़ा होगा तो ज़रूर आप लोग बता पाएंगे। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्न में से किस झील में नटनी का चबूतरा है?
निम्न में से किस झील में नटनी का चबूतरा है। बहुत सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत सारी छोड़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग वापस अच्छे से मेहनत करें और अपने प्रश्नों पर जो है अच्छे से उसको एनालिसिस करते रहें, ताकि और भी आपकी तैयारी और भी अच्छी बने, ठीक है ना। यूँ नहीं है कि अपन ने एक चीज़ पढ़ ली और उसको बाद में वापस से भूल जाते हैं, तो इसलिए उसको एक बार रिवीजन आपका हो जाए अच्छे से, कहाँ पे आपकी जो गलतियाँ रही है उनको में आप जो है सुधार हो सके आपका, ठीक है। तो आपको ये बताना है निम्न में से जो है किस झील के किनारे आपका नटनी का चबूतरा है। जल्दी से आप इसका सही आंसर बताएंगे। कौन सी झील जो है आपकी, पिछोला झील है, फतेह सागर है, पुष्कर है, या फिर आना सागर झील है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर क्या होगा? पिछोला झील। क्या होगा? पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। यह एक मीठे पानी की झील है। क्या है? मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की क्या है? झील है। मीठे पानी की क्या है? झील है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस झील की नींव एक अंग्रेज शासक ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, और इस पर जो है इसलिए इसे कनॉट बांध भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसे? कनॉट बांध भी बोलते हैं, ठीक है। इसे कनॉट बांध भी बोलते हैं। और कौन सा है? फतेह सागर झील। यह भी कहाँ है आपकी? उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से राजसमंद झील के संबंध में गलत है। राजसमंद जो झील है उसके संबंध में क्या है? गलत क्या है? राजसमंद जो झील है उसके संबंध में क्या बात वहाँ पे गलत है? एशिया की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति जो है यहाँ पर उत्कीर्ण है। राजसमंद के बारे में यह बात सही है, बिल्कुल सही है। जिसकी रचना किसने की थी राज प्रशस्ति की, यह भी आप बताएंगे। चलो मैं ही बता देता हूँ। राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने, ठीक है। किसने की थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी, ठीक है। ये याद रखना आप थोड़ा सा। झील के किनारे वल्लभ संप्रदाय के द्वारिकाधीश का मंदिर और घेवर माता का मंदिर है। बिल्कुल सही बात है। इस झील का निर्माण पृथ्वीराज तृतीय के पिता अरणोराज ने किया था। बिल्कुल गलत बात है। इस झील का जो निर्माण था वो किसने किया था? आपके महाराणा राज सिंह ने किया था। किसने किया था? राज सिंह ने इसका निर्माण किया था। किसने किया था? राज सिंह ने इसका निर्माण किया था, इसलिए यह इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है। सिली नवलखा झील बूंदी, बिल्कुल सही है। नक्की झील माउंट आबू, सिलीसेड अलवर, कोलायत झील बाड़मेर में नहीं है। कोलायत झील कहाँ पर है? आप लोग बताएंगे जल्दी से। कोलायत झील कहाँ पर है? बताओ। कोलायत झील आपकी बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में है, बाड़मेर में नहीं है, बीकानेर में आपकी कोलायत झील देखने को मिलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से पुष्कर झील के संबंध में सत्य कथन है। इस झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है। 52 घाट बने हुए, बिल्कुल सही बात है। इंग्लैंड की महारानी क्वीन मेरी की याद में यहाँ पर जनाना घर बना है। बिल्कुल सभी के सभी कथन जो है पुष्कर झील के संबंध में सत्य होंगे। पुष्कर झील के संबंध में सभी के सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। पुष्कर झील एक बहुत ही पवित्र झील भी है और यहाँ के जो भूगोल वेत्ता थे इन्होंने इसको कालडेरा झील भी बोला है। कालडेरा झील भी इसको बोला है। कालडेरा झील भी इसको बोला है, ठीक है। खारे पानी की झील नहीं है। सांबर, डिडवाना, पंचप्रदा, लूण, करनसर ये तो है। पिछोला आपको पता है मीठे पानी की झील है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। सीधा सा प्रश्न था, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1-2 मिनट का वीडियो और बचा होगा। बिजुले शिलालेख के अनुसार निम्न में से किस झील का निर्माण चौहान वंश के शासक वासुदेव ने करवाया था? तो सांभर झील का निर्माण जो है इन्होंने करवाया था वासुदेव जी ने। किसका निर्माण करवाया था? सांभर झील का निर्माण वासुदेव जी ने करवाया था, जो कि खारे पानी की झील है। कौन सी झील है? खारे पानी की झील है। वासुदेव चौहान शासक के प्रथम शासक रहे थे और काफ़ी अच्छा काम करवाया इन्होंने। झील वील बना दी, फिर क्या चाहिए लोगों के लिए। हाँ,
अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? कांतली नहीं है, रूपारेल नहीं है, उपयुक्त भी नहीं। घग्गर। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है दो देशों को जोड़ती है। आपको पता है घग्गर प्रवाह भारत से जाके पाकिस्तान में जाता है। जब पाकिस्तान में जाता है तो इसके प्रवाह को हाकारा बोलते हैं और भारत में इसको क्या बोलते हैं? नाली इसके प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी हुई? घग्गर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी जो नदी है आपकी अपवाह प्रणाली क्षेत्र से संबंध नहीं रखती है? कौन सी नदी जो है अपवाह प्रणाली से संबंध नहीं रखती है? कौन सी नदी है? कांतली, मंथा, घग्गर, लूणी। आंतरिक अपवाह आंतरिक अपवाह से संबंध नहीं रखती है तो लूणी नदी आंतरिक अपवाह क्षेत्र से संबंधित नहीं है। कांतली, मंथा, घग्गर आदि क्या है आपकी अपवाह प्रणाली से संबंधित है, आंतरिक अपवाह प्रणाली से, है ना। प्रश्न थोड़ा संदर्भ, आंतरिक अपवाह प्रणाली से संबंध नहीं रखती है तो लूणी नहीं रखती है, बाकी तीनों सही है। बाकी अपवाह आंतरिक अपवाह प्रणाली से संबंध रखती है। अगले लास्ट प्रश्न है आज का। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको शेयर वेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो और टेस्ट सीरीज से भी जुड़े हैं, अपने दोस्तों को भी जोड़ें, अड़ोस पड़ोस के सभी को। काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं तो परवन, निमाज, आहू तीनों हैं, बाकी ये नहीं है, ठीक है ना। परवन, निमाज, आहू, ठीक है, परवन, निमाज, आहू। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।